हेलो स्टूडेंट्स। क्या आप जानते हैं लगभग हर सेक्टर में यूज होने वाला प्लास्टिक आखिर आता कहां से है? कहां से ये प्लास्टिक बनता है और क्या क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं ओवर यूसेज ऑफ द प्लास्टिक से? यानी जितना प्लास्टिक आज हम यूज कर रहे हैं, क्या रियलिटी में इसकी इतनी डिमांड है? और इतने ज्यादा पॉल्यूशन होने की वजह से क्या क्या इंप्लीकेशंस हमारी बॉडी में होते जा रहे हैं? आज बच्चों के टॉयज से लेकर उनके खाने और ड्रिंक्स से लेकर हम अगर बात करें ह्यूमंस, जो जो एडल्ट्स हैं जनरली जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, एसी, फ्रिज, कंप्यूटर, हमारा मोबाइल, लैपटॉप, इन सभी जगह पे प्लास्टिक जो यूज होता है उसके बहुत ज्यादा सीवियर इंपैक्ट पड़ते हैं ह्यूमन लाइफ के ऊपर और एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा डिग्रेड किया जाता है इस प्लास्टिक के द्वारा। इसी मुद्दे को नजर में रखते हुए बुसान यानी साउथ कोरिया की एक सिटी बुसान के अंदर में यूनाइटेड नेशन द्वारा एक मीटिंग चलाई जा रही है जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इसमें 100 से ज्यादा कंट्रीज हैं जो कि प्लास्टिक को और प्लास्टिक के वेस्ट को कम करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए जाएंगे और क्या क्या करना चाहिए, एक नेगोशिएशंस हो रही हैं बुसान साउथ कोरिया के अंदर में। डेफिनेटली इसको लेड करने वाले नॉर्वे और जो हमारी अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो इसको लेड कर रही हैं, यानी इसमें वो लीड कर रही हैं। वो कंट्रीज ज्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं वॉलेंटरी एक्शन दिखा रही हैं। वो दिखा रही हैं कि डेफिनेटली उनकी कंट्री में जो प्रॉब्लम है दूसरी कंट्रीज में भी वैसी ही प्रॉब्लम रेज हो रही है, तो क्यों ना हमें एक बहुत बड़े लेवल पे मीटिंग करनी चाहिए और वर्ल्ड से फैलते हुए इस प्लास्टिक पॉल्यूशन को हमें खत्म कर देना चाहिए या फिर कम कर देना चाहिए। डेफिनेटली आप जानते होंगे प्लास्टिक जो है बहुत ही साल के अंदर में एक तरीके से हजारों लाखों साल लग जाते हैं इसको डिकम्पोज होने में। नेचुरल तरीके से अगर डिकम्पोज करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा टाइम लगाता है। आर्टिफिशियल मेथड से जब इसको डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं तो उसमें पॉल्यूशन और बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो डेफिनेटली इसके लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज नहीं चाहती कि वो ज्यादा से ज्यादा यूज करे प्लास्टिक को, वो उसके यूसेज को कम करना चाहती है। और प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी के अंदर अगर चली जाए तो कैंसर तक कॉज कर सकती है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए जो मीटिंग चल रही है, आइए इसके बारे में समझते हैं कि इस मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन हो रहे हैं, प्लास्टिक पॉल्यूशन से क्या क्या इंप्लीकेशंस हैं, इंडिया कौन कौन से एफर्ट्स डाल रहा है इसको निकालने के लिए, कितने तरह के प्लास्टिक्स हैं जो जनरली हमारे एनवायरनमेंट में आसपास हमें मिलते हैं। आइए इस चीज को डिटेल में समझते हैं। व्हाई द वर्ल्ड नीड अ ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि प्लास्टिक ट्रीटी करनी पड़ रही है ग्लोबल लेवल पे। वहीं पे हम देखेंगे owing to its adaptable properties, यानी आजकल हर सेक्टर में, यानी कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जहां पे हम प्लास्टिक को यूज नहीं कर रहे हैं। आप अपने घर में ही अगर सारी चीजों को देखें, ऑफिस में अगर देखें तो हर जगह आपको प्लास्टिक मिलेगा। इसमें से कुछ प्लास्टिक जो है वो रिसाइक्लेबल है लेकिन उसकी परसेंटेज हार्डली 1 और 2% है, लेकिन 98 से 99% जो प्लास्टिक है उसको ज्यादातर रिसाइकल नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। तो इतना एडेप्टेबल प्रॉपर्टीज है, वर्सेटाइल यूज है, हर जगह इसको यूज किया जा रहा है, लगभग हर सेक्टर में इसकी वर्सेलिटी है, दिख रही है आपको। प्लास्टिक हैज बिकम ऑलमोस्ट इंडिस्पेंसेबल फॉर ह्यूमंस, यानी ह्यूमन का एक तरीके से एक पार्ट बन चुका है, लाइफ का एक पार्ट बन चुका है जिसको इजीली हटाया नहीं जा सकता। एज अ रिजल्ट प्लास्टिक प्रोडक्शन हैज स्काई रॉकेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड इन द रिसेंट डेकेड्स। ज्यादा प्लास्टिक जो हमने देखा है, यानी अभी जो टोटल अगर 100 में से देखें तो 30-40% जो प्लास्टिक है वो सिर्फ लास्ट 20 ईयर्स में ही प्रोड्यूस हुआ है। डेफिनेटली इट्स अ ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। हमें इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए एक बड़े स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, अदरवाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्रीज ऑलरेडी इससे रिलेटेड बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ला चुकी है, बट क्या वो सक्षम है प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करने में? इंडिया में भी बहुत सारे, यानी हर साल लगभग आप कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से नोटिफाई किया जाता है कि हम लोग प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे। स्पेशली जो माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक के कैटेगरी में आते हैं उनको रीयूज और उसको यूज करना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी हर कंट्री में इस तरह की चीजें चल रही हैं, इन प्लास्टिक्स को यूज किया जाता है।
आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि चहल एकेडमी लाए हैं आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर, जिसपे हमारी जो ऑनलाइन कोर्सेज की फीस थी 99,999 से जस्ट 49,999 कर दी गई है। और रिकॉर्डेड लेक्चर की जो फीस है, जिसमें हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं बट रिकॉर्डेड होगा, 24,999 से सिर्फ 19,999। और इसके अंदर में हम यूपीएससी से जरूरत होने वाले, यानी इसमें यूज होने वाले जितने भी कोर्सेज होते हैं, यानी पीवाईक्यू, एसे राइटिंग, हमारे जो जीएस सेक्शन है, ये सारी चीजें इसके अंदर में इंक्लूड करने वाले हैं। आप इस कोड को यूज कर सकते हैं NK50। और ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक को क्लिक करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात करें फर्दर अगर प्लास्टिक वेस्ट की, तो प्लास्टिक सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी जो है ये कहां चल रही है। लगभग 170 कंट्रीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका पार्ट बन रही हैं। किसी के जो है प्राइम मिनिस्टर वहां पे पहुंचे, किसी के सेक्रेटरी लेवल की जो ऑफिसर्स है वहां पे पहुंचे, किसी के मिनिस्टर वहां पे पहुंचे, और इंडिया की तरफ से भी काफी ज्यादा डेलीगेट्स यहाँ पे पहुंचे हैं। ये मीटिंग चल रही थी बुसान रिपब्लिक ऑफ कोरिया के अंदर में। ऐसी पहले भी बहुत सारी मीटिंग हो चुकी है, 4 मीटिंग बड़े लेवल पे हो चुकी है। ये माना जा रहा है कि 5th और लास्ट नेगोशिएशन होगा अमंग द कंट्रीज। एक ग्लोबल लेवल पे क्या रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, रूल बुक किस तरीके से बनानी चाहिए, उसके ऊपर में इस बार डिस्कशन चल रहा है। राउंड ऑफ नेगोशिएशंस हो चुके हैं बहुत सारे, और ये होगा फाइनल और लीगली बाइंडिंग एक ट्रीटी होने वाली है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया में से काफी लेवल पे जो पॉल्यूशन है प्लास्टिक से रिलेटेड वो कम हो सकता है। This treaty expected to finalized by the end of the 2024। और फिलहाल ये ट्रीटी चल रही थी, और इस ट्रीटी की वजह से अब ये माना जा रहा है कि काफी सारी कंट्री जो है इसको एक तरीके से सीरियसली ले रही हैं, और हम प्लास्टिक पॉल्यूशन को अब कम कर पाएंगे। डेफिनेटली छोटे लेवल पे जब ये ट्रीटीज आ रही थी, छोटे कुछ कंट्रीज मिलके जो ग्लोबल लेवल पे ये ट्रीटी नहीं थी पहले, तो डेफिनेटली उसको इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम देख रहे हैं तो इस तरह की जो मीटिंग्स है 5th और लास्ट इसको माना जा रहा है, ये अगर सक्सेसफुल हो जाए तो हमारे लिए काफी बेटर रहेगा। हेल्थ इंपैक्ट कम होंगे, इंडस्ट्रीज को भी इससे फायदा होने वाला है। डेटा की अगर माने तो 2000 के अंदर में, ईयर 2000 के अंदर में 234 मिलियन टन्स हमारा जो एनुअली पॉल्यूशन एमिट होता था, निकलता था, प्लास्टिक पॉल्यूशन जनरेट होता था। वहीं 2019 यानी सिर्फ 19 इयर्स में ये अमाउंट 460 मिलियन टन्स हो गया है, यानी कि ऑलमोस्ट ये डबल हो गया है सिर्फ 19 इयर्स में। 100% का इंक्रीमेंट आपको दिखाई दे रहा है। दिस हैज क्रिएटेड अ प्लास्टिक वेस्ट क्राइसिस यहां पे जनरेट हो गया है। क्राइसिस और डिजास्टर में सिर्फ एक छोटा सा फर्क होता है कि क्राइसिस डिजास्टर है एक पहले वाली कंडीशन होती है। आपने इकोनॉमिक क्राइसिस सुना होगा और इकोनॉमिक रिसेशन सुना होगा। इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब है कि अगर इस टाइम पे, ये एक हाई लेवल है, हाई टाइम है, अगर इस टाइम पे आपने स्टेप्स नहीं लिए इस पर्टिकुलर चीज को करने के लिए, तो डिजास्टर में ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी। तो दिस इज अ क्राइसिस। अब अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो बहुत बड़े डिजास्टर को हमें देखना पड़ेगा। एज प्लास्टिक कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू डिकम्पोज, एंड रिसाइकल रेट भी इसका 10% से ज्यादा नहीं है, यानी हार्डली 10% ही ऐसा प्लास्टिक है जिसको हमारी जो कंट्रीज हैं वो रिसाइकल कर पा रही हैं। डेटा की अगर माने तो वर्ल्ड लेवल पे जो हमारे डेटा क्रिएट किए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली हम अगर देखें तो जो हमारे पैकिंग के अंदर में, यानी पैकेज के अंदर में सबसे ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है। ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन मिलियन टन्स के अंदर में हम इस डेटा को देख रहे हैं, तो 155 मिलियन टन्स जो है ये अब 1980 से हम कंपेयर कर रहे हैं टिल 2024, तो 155 मिलियन टन्स का जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हुआ है सिर्फ हमारे पैकेजिंग के अंदर में। दूसरी अगर हम बात करें तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो होते हैं, यानी बैगेज जो हो गया हमारा, जो हमारे ऊपर की जो पैकिंग होती है उन सब में 47, उसके बाद देखिए व्हीकल्स से 47.9 एमिट होता है, यानी व्हीकल इंडस्ट्री और व्हीकल एमिशन से। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से 42.9 मिलियन टन्स, वहीं पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लगभग 21%, कंस्ट्रक्शन से
वहीं पे अगर हम देखें तो 15.9% इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से, और बाकी जो यूसेज है 67.7 मिलियन टन जो वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट है, अदर यूसेज से पैदा होता है। वहीं पे रिसाइकलिंग की अगर हम बात करें, कितना हम रिसाइकल कर पाते हैं, तो अगर सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे तो 50% में है मिसमैनेज्ड, यानी सॉरी लैंडफिल्ड, यानी जो हमारा प्लास्टिक होता है उसको हम कहाँ यूज कर लेते हैं, इसको एक बार यूज करने के बाद या 2 बार यूज करने के बाद जब ये थ्रो करने की बारी आती है तो ज्यादातर इसको लैंडफिल में कर लिया जाता है, यानी जब कंस्ट्रक्शन होती है तो उसके बेस में इसको लगा दिया जाता है। नितिन गडकरी जी के बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने, हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उन्होंने भी एक बार एक स्टेटमेंट दी थी कि हमारे जो नए प्लास्टिक फॉर्मेशन जो भी होते हैं, वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है, वो ज्यादातर हम आजकल रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर में डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारा पॉल्यूशन जो है कम हो सकता है। दूसरा अगर हम बात करें तो मिसमैनेज्ड हो जाता है 15%, यानी वो इधर उधर घूमता रहता है प्लास्टिक वेस्ट, वो ठीक से मैनेज नहीं हो रहा है 15%। रिसाइकल सिर्फ 17% रिसाइकल हो पाएगा, और ये भी हम डेटा देख रहे हैं 2060 का एक्सपेक्टेड है। आज के टाइम पे अगर हम देखेंगे तो हमें ये डेटा बहुत ही कम दिखाई देता है, यानी अगर हम आज के टाइम पे देखेंगे तो लगभग 50% है जो एक तरीके से रिफिल हो रहा है, लैंड फिलिंग्स में यूज किया जा रहा है। 22% के आसपास मिसमैनेज्ड होता है, 19% के आसपास हमारा इंसिनेटेड होता है। इंसिनेटेड होता है, इसका मतलब है कि जब प्लास्टिक को कई बार क्या किया जाता है, इसको बहुत ज्यादा जब वो स्प्रेड हो जाता है तो उसको जला दिया जाता है, जला के किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे बहुत सारा पॉल्यूशन एमिट होता है। तो इंसिनेशन में भी 19%, और एक्सपेक्टेड है कि ये कम हो जाएगा 2060 तक 18% हो सकता है। रिसाइकिल आज के टाइम पे सिर्फ 9% किया जा रहा है, लेकिन 2060 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है 17% तक हो सकता है। लेकिन अगर इस तरह की जो बुसान में जो हमारी मीटिंग चल रही है साउथ कोरिया के अंदर में, अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है तो ये डेटा बहुत ही ज्यादा चेंज आपको दिखाई देंगे, यानी इसके अंदर में मिसमैनेज्ड कम होने की आशंका है, इंसिनेशन भी इसमें कम हो सकता है, रिसाइकलिंग और हमारे जो लैंड फिलिंग है ये ज्यादा हो सकता है, और हो सकता है कि हमारा डेटा और भी कुछ चेंज हो जाए। डेफिनेटली ये जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD का डेटा है, इसको हम ऑथेंटिक डेटा मान सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद में डेटा बनाया जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें एनवायरनमेंट को क्या हार्म है, डेफिनेटली ये माइक्रोप्लास्टिक, यानी माइक्रोप्लास्टिक का मतलब है जिसका जो साइज है 5 mm थिकनेस से कम होता है, दैट इज नोन एज माइक्रोप्लास्टिक। इस माइक्रोप्लास्टिक के अलावा नैनो प्लास्टिक, यानी 10⁻⁻⁹ मीटर से लेस थिकनेस वाले जो प्लास्टिक है वो बहुत ज्यादा सीवियर होते हैं, उनमें से छोटे छोटे पार्ट्स बाहर निकलते रहते हैं, एरोजोल यानी एयर के अंदर में प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी ब्रीदिंग सिस्टम के अंदर में, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर में भी वो एंटर कर सकते हैं, और हमारे जो एक्वेटिक लाइफ है उसको, और जो लैंड इकोसिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कोई प्लास्टिक जो बॉटल अगर आपने यूज किया और उसको समुद्र या किसी पानी में यानी रिवर में कहीं डाल दिया, तो धीरे धीरे करके वो फिशेस या एक्वेटिक एनिमल्स तक वो पहुंच जाती है। वो कई बार देखा गया है कि फिशेस के अंदर में जो हमारी बॉटल्स होती है, ग्रिप वाली जनरली बॉटल बात कर रहे हैं, यानी जो बोतल होती है जिसमें ऊपर की तरफ में कुछ इस तरीके से ग्रिप वगैरह बनी होती है, ये जो ग्रिप वाली बोतल्स होती हैं बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। इसके डिजाइनिंग पे भी हमें खासा ध्यान देना पड़ेगा, यानी आजकल आप देख रहे होंगे कि इस तरह से ग्रिप वाली जो बोतल्स है बहुत ही कम मार्केट में दिखाई देती हैं। आज से 3-4 साल पहले देखेंगे तो बहुत ज्यादा इस तरह की बोतल्स आती थी, लेकिन जब से पता चला कि ये जो इस तरह की बोतल्स होती हैं ये फिशेस के माउथ के अंदर में अटक जाती है, जिससे बहुत ज्यादा इनकी डेथ हो जाती है, गिल्स के अंदर में अटक जाती है, जिनसे इनकी डेथ हो जाती है। अगर प्लास्टिक का इसका डायरेक्ट अगर हम शेप भी चेंज कर दें फिर भी इसमें कंपैरेटिवली कम लॉस होगा एक्वेटिक लाइफ को। प्लस में जो पानी के अंदर में केमिकल्स प्रेजेंट है और प्लास्टिक जो है मिक्स होके पूरी की तरह से डिसॉल्व हो जाता है हमारे वाटर के अंदर में, और धीरे 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 एक्वेटिक लाइफ को खराब कर देता है। साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो जो प्लास्टिक केमिकल्स हैं, आप जानते होंगे पॉलीइथाइलीन पॉलीमर्स होते हैं, एक्चुअली में ये बहुत ही लॉन्ग चेन होती है जिसको तोड़ना आसान नहीं होता। तो पॉलीकंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू हम इसको एक तरीके से प्रोड्यूस करते हैं।
तो पॉलीमराइजेशन, पॉलीकंडेंसेशन में चेन को बढ़ाया जाता है और चेन जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतने ज्यादा उसको ब्रेक करने में टाइम लगेगा, इसलिए इसके अंदर में बहुत सारा टाइम लगता है डिकम्पोज होने में। इधर रेंज ऑफ ह्यूमन डिजीज हो सकती है, कैंसर तक हो सकता है, इससे डायबिटीज हो सकती है, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और ये हमारी वाइल्ड लाइफ और मैराइन स्पीशीज को भी अफेक्ट करता है। यानी जब भी आप किसी प्लास्टिक की बोतल से पानी पी रहे हैं, प्लास्टिक की बोतल से कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, प्लास्टिक की बोतल में प्लास्टिक के, या फिर आप बोल सकते हैं जो हमारे कप या बोतल्स आती हैं उसमें जब आप कोई टी कॉफी ऐसी चीजें पीते हैं, इनडायरेक्टली वो हमारे ड्रिंक्स के अंदर चली जाती है और वो भी हमारी बॉडी में जाने के बाद कार्सिनोजेनिक नेचर रूप धारण कर लेती है और उससे हमारा जो कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वाइल्ड लाइफ को भी अफेक्ट करता है, मैराइन स्पीशीज को भी ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। और डेफिनेटली हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसा कि मैंने बताया था अभी, जो हमारी फिशेस होती है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनकी बॉडी में चला जा सकता है। फिशेस की बॉडी में अगर ये चला जाएगा तो इसको हम बोलेंगे बायो एक्यूमुलेशन। कुछ ही टाइम पहले यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन में क्या डिफरेंस है। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब है जब भी कोई एबायोटिक यानी एनवायरमेंट से जब पहली बार किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में कोई कंटेमिनेट जाता है, दैट इज नोन एज बायो एक्यूमुलेशन। अब मान लीजिए इस फिश को अगर कोई ह्यूमन बीइंग अगर इसको कंज्यूम कर लेता है, खा लेता है, तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाएगा और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है लगभग 10 टाइम्स बढ़ जाता है, और इसी को हम यहां पे बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। यानी बायोमैग्निफिकेशन है प्राइमरी जो कंज्यूमर है उससे लास्ट कंज्यूमर तक जब हमारी कॉन्सेंट्रेशन हर लेवल पे, ट्रॉफिक लेवल पे 10 टाइम्स बढ़ रही है, उस कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन को जो कि बायोटिक हो रही है उसको हम बोल रहे हैं बायोमैग्निफिकेशन। वहीं पे बायो एक्यूमुलेशन का मतलब है कि एबायोटिक फैक्टर्स एनवायरमेंट से यानी एयर से, वाटर से, फूड से, इन सब से जब आप ये कंज्यूम कर लेते हैं, इनके थ्रू जब वेस्ट हमारी बॉडी में जाता है, फिशेस की बॉडी में जाता है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाता है, तो एबायोटिक टू बायोटिक जब जाता है उसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। तो यहां पे बायो एक्यूमुलेशन भी दिखाई दे रहा है और बायो मैग्निफिकेशन भी दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले जो माइक्रोब्स होते हैं ये एक तरीके से प्लास्टिक इसके ऊपर में आ जाती है। जब इन माइक्रोब्स को ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म खा लेते हैं तो ये इनकी बॉडी में चले जाते हैं। जब ये इनको खा लेते हैं तो इसके अंदर में ये भी क्या हो गया, बायो मैग्निफिकेशन। और जब इसको कोई ह्यूमन कंज्यूम कर लेगा तो डेफिनेटली यहां पे जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहां पे लगभग कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम, इसका फिर और 10 टाइम बढ़ जाएगा और इसका फिर 10 टाइम, यानी यहां से ये लगभग 1000 टाइम्स इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। अब सवाल यह है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ क्यों रही है, क्योंकि इसका मेन रीजन है कि पूरी लाइफ में एक पर्सन सिर्फ एक ही फिश को नहीं खाएगा। पूरी लाइफ में ये फिश सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म को नहीं खाएगी, ये हजारों ऑर्गेनिज्म खाएगी पूरी लाइफ में। तो डेफिनेटली उसके अंदर में कॉन्सेंट्रेशन हमारी ये बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो अल्टर मेटाबॉलिज्म होता जाए हमारी बॉडी के अंदर में, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जिससे हम काम करते हैं, हमारी जो एक्टिविटीज जो फास्ट और स्लो होती है वो मेटाबॉलिज्म उसको बोलते हैं, वो कम हो सकता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन कम होने की वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस हो सकता है। हमारा ब्रेन हो सकता है न्यूरोलॉजिकल, इसमें टॉक्सिन जाने की वजह से प्रॉब्लम हो जाए। न्यूरोटॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है, यानी टेस्टिस के अंदर में, ओवरी के अंदर में अगर ये पहुंच जाए तो वहां पे ये इम्पोर्टेंट या फिर आप बोल सकते हैं कि इनफर्टाइल भी कर सकता है किसी एनिमल या ह्यूमन को। इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, हमारी ऑर्गन्स के अंदर में एक्यूमुलेट होकर कैंसर कॉज कर सकता है, कार्सिनोजेनिक है ये। साइटोटॉक्सिसिटी कर सकता है, यानी हमारे सेल जो है इसके प्रेजेंस में डेथ हो सकती है, और इन्फ्लामेशन यानी स्वेलिंग तक हो सकती है। यानी हम कहां इसको यूज करते हैं, तो हम इंडस्ट्री से डायरेक्टली जो प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है, यानी जब स्मोक निकलेगा और कहीं पे अगर प्लास्टिक है तो वो भी एक तरीके से बर्न होकर एरोजोल बन जाता है, वो भी हम कंज्यूम कर सकते हैं। हमारे जो प्लास्टिक बोतल्स हैं, हमारे जो फ्रूट्स के ऊपर में वैक्सिंग की जाती है जो उसको चमकाती है हमारा खाना जो है, और फ्रूट जो है बहुत ही एक तरीके से लुक्रेटिव और बहुत ही अट्रैक्टिव दिखते हैं, बट वो एक्चुअली में वैक्स होता है, और वैक्स होता है ज्यादातर वो एक प्लास्टिक के साथ मिक्स करके इसको लगाया जाता है ताकि उसकी ड्यूरेबिलिटी बनी रहे। प्लास्टिक बॉटल्स, यहां तक कि जो टूथ
ब्रश हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर भी प्लास्टिक है, धीरे धीरे करके वो हमारी बॉडी में जाता चला जाता है। और जो हम प्लेट्स जो यूज कर रहे हैं, जो स्ट्रॉ हम यूज कर रहे हैं, जो बॉटल्स, जो कप हम यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर में जाती है। यहां तक कि हमारे जो क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं, उनके अंदर भी बहुत ज्यादा प्लास्टिक यूज किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी आजकल बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। आपने सुना होगा कि हमारी जो कई बार जो जीन्स और डेनिम्स जो हम पहनते हैं, उनके अंदर में वो एक तरीके से वाटर रेजिस्टेंट होता है, यानी रेनफॉल के टाइम पे वो अंदर से आपको गीला नहीं करेगा, वेट नहीं करेगा। तो उसमें भी दरअसल प्लास्टिक को यूज किया जाता है। तो आप सोचिए, यानी हमारे खाने पहनने से लेकर, यानी हमारी इंडस्ट्री, सब जगह हमें प्लास्टिक हमारी बॉडी में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पहुंच रहा है। डेटा की अगर हम बात करें कि कितना कंट्रीब्यूट करता है हमारे ये पॉल्यूशन के अंदर में, 2020 के डेटा के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, प्लास्टिक प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट 3.6% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। यानी जो प्लास्टिक प्रोडक्शन 2020 में था वो 3.6% ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। यानी ये इनडायरेक्टली ग्रीन हाउस गैस को भी बढ़ा रहा है। और ग्रीन हाउस गैसेस आप जानते होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग करती है, यानी हमारे टेम्परेचर को बढ़ाने में भी ये एक तरीके से रोल प्ले करता है। प्लस में मेजॉरिटी ऑफ दीज एमिशंस, यानी 90% जो एमिशन हुआ है प्लास्टिक प्रोडक्शन से हुआ है। यानी जो ग्रीन हाउस गैसेस ये टोटल यहां पे हुआ है, उसमें से 90%, यानी इसका 90% प्लास्टिक प्रोडक्शन यानी प्रोड्यूस करने के टाइम पे ये हुआ है, विच रिलाइज हेवीली ऑन द फॉसिल फ्यूल्स। यानी अगर हम बात करें कि ये प्लास्टिक बनता आखिर कहां से है, आप जानते होंगे कि जो हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो अगर हमारी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट है 100 मिलियन मैट्रिक टन, तो हम यहां से दूसरी कंट्री से लगभग 120-130 मिलियन मैट्रिक टन मंगाते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा क्रूड ऑयल हमने इंपोर्ट किया है, वो दरअसल हम यूज कहां करते हैं, उससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, वैक्स बनाया जाता है, और उसमें से निकाला जाता है प्लास्टिक। जी हां, क्रूड ऑयल में से निकलता है हमारा प्लास्टिक, जो कि सबसे बड़ा सोर्स है हमारे प्लास्टिक का। तो सबसे पहला अगर हम सोर्स की अगर हम बात करेंगे, तो ये है हमारा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल इनडायरेक्टली एक तरीके से प्रोड्यूस करवाता है, यानी यहां से हमारा प्लास्टिक निकलता है सबसे ज्यादा क्वांटिटी के अंदर में जब भी हम इसको प्रोसेस करेंगे। दूसरा है हमारे जो कोल और गैसेस हैं, कोल और गैस के अंदर भी बहुत सारे प्लास्टिक के पार्टिकल्स हमें मिलते हैं। तो कोल में जब प्रोसेसिंग करते हैं, इसका पल्वराइजेशन करते हैं, यानी जब इसको प्लास्टिक यानी कोल के बड़े बड़े पीसेस को जब हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, पल्वराइज्ड करते हैं, उस टाइम पे भी वहां पे प्लास्टिक के पार्टिकल्स निकलते हैं। गैसेस जब नीचे से अर्थ से नेचुरल गैसेस निकाली जाती है, उसमें भी प्लास्टिक के बहुत सारे पार्टिकल्स हमें मिलते हैं, जो हम सेपरेट करके इसको फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज में यूज कर लेते हैं। प्लस में हमारे कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि एक तरीके से प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हैं, यानी प्लास्टिक वो डायरेक्टली पॉलीचेन वाला नहीं होगा, लेकिन हम इसको एज अ प्लास्टिक यूज कर सकते हैं और इसमें केमिकल चेंजेस लाके, यानी कुछ ऐसे प्लांट्स के प्रोडक्ट्स होंगे जैसे कि मोलासिस हो गया, जैसे कि उसके अंदर में जो रेजिन्स निकल के आते हैं, उन रेजिन्स के अंदर में हम केमिकल रिएक्शन करके बिल्कुल प्लास्टिक उसको बना लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो सोर्स है हमारे प्लास्टिक का, दैट इज क्रूड ऑयल। सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो कोल और गैसेस, इस तरह के जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। थर्ड अगर हम बात करेंगे 1 या 2% जो कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज प्लांट्स। बात करें द मेजॉरिटी ऑफ दीज एमिशन जो कि प्लास्टिक प्रोडक्शन से आते हैं, इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यू, emission from plastic production could increase by 20% 2050 तक। 2050 तक प्लास्टिक प्रोडक्शन के टाइम पे जो हमारा प्लास्टिक पॉल्यूशन होता है वो 20% तक बढ़ सकता है, जो कि एक्सरबेट कर देगा, बढ़ा देगा हमारे क्लाइमेट चेंजेस को। जहां पे रेनफॉल ज्यादा होती है और ज्यादा होने लग जाएगी, या फिर रेनफॉल नॉर्मल होती थी कम हो सकती है, ड्रॉट वाली कंडीशन में फ्लड आ सकता है, फ्लड वाली कंडीशन में ड्रॉट आ सकता है। तो एनवायरमेंटल चेंजेस देखने को भी मिल सकते हैं फ्यूचर के अंदर में। बात करें प्लास्टिक लाइफ साइकिल और ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर में, तो ये कितना ज्यादा, ये कहां से ये होता है, तो प्लास्टिक डिस्पोजल की अगर हम बात कर रहे हैं, प्लास्टिक
डिस्पोजल की अगर हम सपोज कीजिए इसमें डिस्कस करें प्लास्टिक डिस्पोजल, तो 9% के आसपास या फिर 161 मिलियन मेट्रिक टन जो टन है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो यहां से। वहीं पे अगर हम बात करें रेजिन कन्वर्टेड टू प्लास्टिक प्रोडक्ट, जो कि मैंने अभी बताया आपको, यानी प्लांट के रेजिन्स और दूसरे रेजिन्स जो मिलते हैं हमें नेचुरल सोर्सेज से, वो लगभग 535 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। और सबसे ज्यादा जो मैंने बताया आपको कि जो हम फॉसिल फ्यूल से प्लास्टिक निकालते हैं, फॉसिल फ्यूल से जो प्लास्टिक निकालते हैं वो 61% हमारा पॉल्यूशन करता है। यानी जो प्लास्टिक हम निकालते हैं क्रूड ऑयल में से वो 61% कंट्रीब्यूट करता है, या फिर 1085 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। सेकंड नंबर पे जो प्लांट से प्लास्टिक से और बाकी रेजिन से निकाली जाती है वो 535 जो कि 30% है। प्लास्टिक डिस्पोजल से दोबारा से जो निकाली जाती है वो सिर्फ 9% है। और ग्लोबल इसकी जो लाइफ साइकिल है यानी 1781 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड ये हमें एमिट करता है हर साल। इतना एमिट होता है अकॉर्डिंग टू द 2015 डेटा गिवन बाय द इंस्टीट्यूशंस, स्पेशली जो जिजिया जेंग और सेंगवॉन है, यहाँ के जो इंस्टीट्यूट्स हैं इन्होंने ये डेटा को दिया है। तो ये आपको प्री के लिए याद रखना है कि कहां सबसे ज्यादा हमें एक तरीके से लाइफ साइकिल एमिशन ऑफ फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्लास्टिक्स, यानी प्लास्टिक से कहां से सबसे ज्यादा हमें एमिशन हो रहा है। मेजर कंट्रीब्यूटर अगर हम और माने देखें तो 20% ऑफ द वर्ल्ड्स प्लास्टिक पॉल्यूशन एमिटिंग 9.3 मिलियन टन्स ऑफ एनुअली जो वेस्ट है जो प्रोड्यूस हो रहा है। दिस इज सिग्निफिकेंटली हायर देन दी अदर, यानी अगर हम बात करें इंडिया के अंदर में 20%, यानी ग्लोब का जो 20% है वो इंडिया की तरफ से प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है। वहीं पे नेक्स्ट नंबर पे आता है नाइजीरिया, उसके बाद है इंडोनेशिया और उसके बाद है चाइना। India's role underscore the need for global cooperation to tackle the plastic pollution crisis more effectively। यानी अगर हम यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं तो कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो कंजम्पशन मान लीजिए 2060 में इतना, 53 में इतना, 23 में इतना, 33 में इतना, और आज के टाइम पे अगर 34 हम अगर सपोज कीजिए मिलियन टन्स कंज्यूम कर रहे हैं तो वेस्ट लगभग 23 इसमें वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। और लीकेज टू द एक्वेटिक एनवायरनमेंट उसमें से 12 जो है हमारा एक्वेटिक यानी मैराइन इकोसिस्टम के अंदर में चला जाता है, जो कि बढ़ेगा अगर ये सेम ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं 160 मिलियन टन्स कंजम्पशन होगी 2060 में, 128 मिलियन टन्स यहां पे वेस्ट प्रोड्यूस होगा और 69 मिलियन टन्स जो है वो डायरेक्टली एक्वेटिक लाइफ में जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट। बात करें इंडिया की तो इंडिया में सबसे ज्यादा प्लास्टिक कहां पे वेस्ट प्रोड्यूस होता है? महाराष्ट्र में 4,69,098 यहां पे केजी में ये टन ये प्रोड्यूस होता है। फिर गुजरात, देन तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और फिर है कर्नाटका। यानी सबसे ज्यादा स्टेट्स अगर देखें सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाली तो सबसे ऊपर है महाराष्ट्र। डेफिनेटली महाराष्ट्र में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, ये एक बहुत बड़ा स्टेट है तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली ज्यादा है। लेकिन कर्नाटका भी छोटी स्टेट नहीं है, उत्तर प्रदेश भी छोटी स्टेट नहीं है, यहां पे ये कंपैरेटिवली कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये आपकी इकोनॉमी से भी डेफिनेटली डिपेंड करता है, आपके अंदर में इंडस्ट्रीज कितनी है वो भी डिपेंड करता है, और गवर्नमेंट कितने अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करने के लिए वो भी दिखाता है। तो ये डेटा आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू द सीपीसीबी डेटा। इस तरह का क्वेश्चन लगभग हर साल एक क्वेश्चन पॉल्यूशन से आता है, जिसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ज्यादातर कंटेमिनेंट्स से होते हैं। एक बार पूछा गया कि पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री से किस टाइप के पॉल्यूशन निकलते हैं, दूसरी बार पूछा गया कि स्टील इंडस्ट्री से किस टाइप के पॉल्यूटेंट्स निकल के आते हैं, फिर क्वेश्चन आता है कि PM 2.5, 10 और ये क्या चीजें होती हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। स्पेशली सीपीसीबी का जो डेटा होता है मोस्ट ऑथेंटिक डेटा है, हमारी खुद की बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी ये बना के देती है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये डेटा हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशंस के एंड अदर एग्जामिनेशंस के लिए। बात करें
की नेगोशिएशन पॉइंट्स की द नेगोशिएशन एम्स टू क्रिएट ग्लोबल रूल्स यहां पे बनाने के नेगोशिएशन चल रहे हैं। प्लास्टिक पॉल्यूशन को थ्रू आउट लाइफ यानी प्रोडक्शन से लेकर मैनेजमेंट तक, रिसाइकलिंग तक क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इंडिया की अगर हम एफर्ट की बात करेंगे तो इंडिया ने इसके अंदर में ईपीआर लगा दिया है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इंडिया पहले ही ले आई है, यानी इस जो कॉन्फ्रेंस अभी चल रही है और जो अभी चली थी उससे पहले ही ये लेकर आ गई थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो कंपनी प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स किसी भी फॉर्म में कंज्यूमर को दे रहे हैं उनको उसका पर्टिकुलर परसेंटेज दोबारा से रिसाइकल करवाना होगा। डेफिनेटली एक पूरा मैकेनिज्म है। उदाहरण के तौर पे अगर आप एक चिप्स की कंपनी है तो चिप्स की कंपनी अगर प्लास्टिक रैपर बनाती है तो जो आपका पैकेट है उसके अंदर मान लीजिए 100 केजी आपने प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस किया, जो कि मार्केट में 100 केजी एनुअली आपने सपोज कीजिए रिलीज किया। अगर इसके ऊपर ईपीआर लग जाएगा, मान लीजिए 60% का ईपीआर आपके ऊपर लगा हुआ है, तो आपको 60 केजी यानी इसका 60% रिसाइकल करवाना होगा। इसकी वजह से अब ये जो इंडस्ट्री है ये चिप्स बनाती है, ये इंडस्ट्री रिसाइकल कैसे कर सकती है? तो प्लास्टिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस ही नहीं करती है, तो इसके लिए भी बहुत सारी कंपनीज यहां पे जनरेट होंगी। उन कंपनीज का मेनली काम होगा कि गार्बेज से और इधर उधर जहां भी आप प्लास्टिक यूज करके फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं, वहां पे उसको कलेक्ट करेगी, उसको रिसाइकल करेगी, और जितना उसने सपोज कीजिए 60 केजी किसी थर्ड कंपनी ने, किसी दूसरी कंपनी ने यहां पे अगर वे उसको रिसाइकल किया है तो वो कंपनी इस पर्टिकुलर चिप्स वाली कंपनी को उसके इक्विवेलेंट एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगी, क्योंकि यहां पे ये चिप्स बनाने वाली कंपनी रिसाइकल नहीं कर सकती, बट इस तरह की कंपनी को हायर कर सकती है जो रिसाइकल करने में एक्सपर्ट हो। यहां पे जो एनवायरमेंटलिस्ट होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे जो इन काम को करवाएंगे और उनके मैनेज करेंगे। डेफिनेटली इसके अंदर में एक सर्कुलर इकोनॉमी का भी कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है जो चीज जहां से स्टार्ट हुई उसमें हर स्टेप पे इकोनॉमिक वैल्यू जुड़ जाए और लास्ट स्टेज पे वो वहीं पे पहुंच जाए। यानी जो प्लास्टिक पॉल्यूशन इस पर्टिकुलर कंपनी ने किया वो पहले गया कंज्यूमर के पास में, कंज्यूमर ने उसको वेस्ट बना दिया, उसको थ्रो कर दिया, फिर एक कंपनी आएगी उसको कलेक्ट करने वाली, कलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर रिसर्च करने वाली एक कंपनी होगी, रिसर्च के बाद उसको रिसाइकल करने वाली कंपनी होगी, रिसाइकल करने के बाद उसको दोबारा से यहां पे सेंड करने वाली कंपनी होगी। तो ये पूरा इसको हम बोलेंगे सर्कुलर इकोनॉमी। डेफिनेटली यहां पे दो चीजें एक्सपेक्ट की जा रही है, एक तो रूल्स रेगुलेशंस बनेंगे बैन करने के लिए, दूसरा फाइनेंशियल हेल्प। डेफिनेटली वो कंपनीज और वो जो इंडस्ट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं तो उनको किसी ना किसी फॉर्म में फाइनेंस प्रोवाइड करने होंगे दूसरी कंपनीज को जो कि कम प्रोड्यूस करती हैं प्लास्टिक वेस्ट, और ये कुछ टाइम बाद मैंडेटरी हो सकता है, ये पता चलेगा हमें कुछ दिनों में। डिसएग्रीमेंट अमंग कंट्रीज, कुछ एग्री कर रही है कंट्रीज और कुछ बोल रही है कि ये हमारे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा हमें अपनी डेवलपमेंट के साथ में, क्योंकि इमीडिएटली हमें ये चेंज करना आसान नहीं है। उदाहरण के तौर पे इंडिया ने अब जब प्लास्टिक के ऊपर में बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होने लगा, क्योंकि इंडिया आप जानते हैं अभी देखा आपने 20% के आसपास इंडिया ही प्रोड्यूस करता है, तो इंडिया ने सबसे पहले तो ईपीआर इसके अंदर में कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया, दूसरा इसके अंदर में जो हमारा सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट इसके अंदर में इंट्रोड्यूस किया, और तीसरा जूट का प्रमोशन यहां पे इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। यानी कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट जूट से रिलेटेड आएंगे। आप जानते होंगे कि जब बांग्लादेश का सेपरेशन हुआ 1971 में, उस टाइम पे लगभग 80 to 85% जो जूट का सारा बिजनेस था वो बांग्लादेश की तरफ चला गया, और इंडिया के जो फार्मर्स थे जो जूट प्रोडक्शन करते थे, जूट के हैंडीक्राफ्ट बनाते थे, उनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ, उनकी मार्केट कम हो गई। तो इंडिया में इसको जनरेट करने के लिए, इसकी मार्केट को जनरेट
मैंडेट करने के लिए 100% वीट के जो हमारे पैकेट्स होंगे, यानी आप जानते हैं जो गेहूं होता है उसके ऊपर कई बार प्लास्टिक के पैकेट्स होते हैं, लेकिन अभी ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि जो प्लास्टिक के पैकेट्स हम वीट को पैक करने में यूज नहीं करेंगे। वहां पे हर कंपनी को जो भी उसमें पैकिंग कर रही है उसको जूट का यूज करना पड़ेगा। और अगर शुगर को अगर पैक किया जा रहा है, यानी शुगर को पैक किया जा रहा है, तो 100% उसको करना पड़ेगा, लेकिन यहां पे मैंडेटरी नहीं है। यानी यहां पे वीट और शुगर भी मेनली ये बात चल रही है, और 20% तो करना ही पड़ेगा एटलीस्ट वीट में, और यहां पे 100% हमें मैंडेटरी हो गया है। तो ये जो चीजें हैं, यानी अब डेफिनेटली इसके ऊपर रूल्स रेगुलेशंस चेंज होते रहते हैं, वो आपको थोड़ा अपडेट इसमें करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली यहां पे भी 100% गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन 20 तो आपको करना ही करना पड़ेगा। और यहां पे पूरा का पूरा शुगर के पैकेट्स जो है और ये सारी चीजें जो है, ये जो है यहां पे कंसेशन आपको मिल सकता है। जब ये फाइनल, जब इसमें रूल्स बनेंगे तब आपको ये पता चल जाएगा न्यूज़पेपर्स के द्वारा। तो गवर्नमेंट इस तरह के स्टेप्स ले रही है, डेफिनेटली इसमें थोड़े चेंजेस होने और भी बाकी हैं। बात करें और इश्यूज की, तो फाइनेंशियल मैकेनिज्म इसमें ऐड करने की बात की जा रही है, प्रोडक्शन कैपिंग इसकी करने की बात की जा रही है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट के ऊपर में रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। मेजर ऑयल एंड प्लास्टिक प्रोडक्शन नेशन जैसे सऊदी अरेबिया, इंडिया, रशिया इसको एक तरीके से बोल रहे हैं अपोज द स्ट्रिक्टर प्रोडक्शन मैंडेट्स। यानी हमारी, आप जानते होंगे कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत सारे सेक्टर्स के ऊपर में डिपेंडेंट है। 27% के आसपास हमारी जीडीपी इंडस्ट्रीज से आती है और लगभग 55% हमारी सर्विस सेक्टर से आती है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी 27% के आसपास है। और हर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर में प्लास्टिक यूज किया जाता है। अगर हमने इसके प्रोडक्शन को बैन कर दिया तो क्या होगा? डेफिनेटली जो हम पैकेजिंग है और उस सेक्टर में इसको रोक सकते हैं, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो ये हो रहा है डेफिनेटली वहां पे रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इंडिया डेफिनेटली इसके फेवर में भी है और नहीं भी, यानी कुछ स्टेप में, यानी जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको रिसाइकिल करने के 100% हम फेवर में है, लेकिन यहां पे जो इकोनॉमी डिसाइड करने वाला फैक्टर है, ये कंट्रीज अभी कुछ टाइम का रिबेट मांग रही है। क्योंकि सऊदी अरेबिया को देखें तो ये पूरा का पूरा क्रूड ऑयल से ही प्लास्टिक निकालता है, तो डेफिनेटली उसको प्रॉब्लम हो सकती है। सूनर और लेटर दीज कंट्रीज विल आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मैंडेट, बट अभी के लिए ये शायद राजी नहीं है कि हर लेवल पे इसको अपोज किया जाए। हम सिर्फ बात कर रहे हैं अभी प्रोडक्शन को सिर्फ अपोज कर रहा है, बाकी चीजों को इंडिया अपोज नहीं कर रहा है। इंडिया चाहता है कि हर जगह से, यानी प्रोडक्शन के अलावा हर जगह से यहां पे पॉल्यूशन कम हो जाए, प्लास्टिक पॉल्यूशन कम हो जाए। रुवांडा की अगर हम बात करें, यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें, तो ये एडवोकेट फॉर एम्बिशियस टारगेट, ये इसके फेवर में अभी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। रुवांडा और यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्रीज ये इसके फेवर में अभी डायरेक्टली इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में ये उसको अपोज नहीं कर रही हैं, ये इसको फेवर कर रही हैं। इंडिया जैसी कंट्रीज, सऊदी अरेबिया और रशिया जैसी कंट्रीज भी 100% अपोज नहीं कर रही हैं। बस हमारा एक पर्पस है कि प्रोडक्शन में थोड़ा सा लिबर्टी हमें मिल जाए। फिनेंस डिबेट इसके ऊपर चल रहे हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम हैज एम्फेसाइज्ड द नीड फॉर टू अलाइन द पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसके अंदर में बढ़नी चाहिए, फंडिंग इसके अंदर में बढ़ना चाहिए, यानी पूरा का पूरा फाइनेंशियल एस्पेक्ट होना चाहिए। रिसाइकिल से रिलेटेड कुछ मैकेनिज्म, कुछ प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फिनेंस ट्रांसफर, ट्रांसपेरेंसी, विजन शेयर, एडेप्टेशन, मिटिगेशन जैसे स्टेप्स हमें उठाने चाहिए। इस तरह के एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स, स्पेशली जो प्लास्टिक है उस पर सारी कंट्रीज इस पे बहुत सारा ध्यान दे रही हैं। इस तरह के टॉपिक्स यूपीएससी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट ईयर ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा एक तरीके से चांसेस है, क्योंकि अभी रिसेंटली ईपीआर भी इंडिया ने लॉन्च किया है, ये सर्कुलर इकोनॉमी इससे रिलिंक कर दिया है, पीएलआई स्कीम इसके अंदर में ले आई है, प्लस में क्रूड ऑयल इंपोर्ट के बारे में भी अभी बात हो रही है। और ये जो अभी जो कॉन्फ्रेंस हुआ है इससे भी रिलेटेड इंडिया बहुत ज़्यादा एक तरीके से स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाला है इन नियर फ्यूचर। तो डेफिनेटली यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। और भी इसी तरह के वीडियोस और जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस है उनको देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।